अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर माहौल गर्मा रहा है। 1 दिसंबर 2025 से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सबकी नजरें खासकर लाखों सरकारी कर्मचारियों की उसी पर टिकी हैं। उम्मीदों और कह सकते हैं आशंकाओं के बीच एक दस्तावेज सामने आया है, कर्मचारी संघों की मांगों का दस्तावेज। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। जय हिंद। और ये सिर्फ कुछ प्रतिशत वेतन बढ़ाने की बात नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये सरकारी कर्मचारियों और सरकार की भी जो एक रिश्ता है उसकी कहानी कहता है। एक तरफ भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक हकीकत। ये टकराव ही इन सभी मांगों के केंद्र में है। चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। किसी भी वेतन आयोग की जो शुरुआत होती है वो तो उसकी नींव से होती है, यानी उसके नियम और शर्तों से। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी मांग क्या है? में एक मामूली सी एक टेक्निकल बात लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। वो कैसे? अक्सर होता यह है कि वेतन आयोग का सारा ध्यान सेवारत कर्मचारियों पर, माने सर्विंग एम्प्लॉइज पर चला जाता है और पेंशन भोगी कहीं ना कहीं हाशिए पर चले जाते हैं। तो इस मांग के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी सेवा दे चुके हैं उन्हें प्रोसेस की शुरुआत से ही बराबर का महत्व मिले। और इसी से जुड़ा एक और बिंदु है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी जिक्र है। ये मांग क्यों उठ रही है कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन में कोई भेदभाव न हो? क्या अभी ऐसा होता है? हाँ, और ये एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। कई बार क्या होता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें एक खास तारीख के बाद लागू होती हैं, तो जो लोग उस तारीख के ठीक पहले रिटायर हुए वो उन फायदों से वंचित रह जाते हैं जो कुछ दिन बाद रिटायर होने वालों को मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ कुछ दिनों के फर्क से इतना बड़ा अंतर आ जाता है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कर्मचारी का कमाया हुआ अधिकार है। तो संघ उसी सिद्धांत को आधार बनाकर कह रहे हैं कि आप पेंशन को इस आधार पे कम या ज्यादा नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर को रिटायर हुआ या 1 जनवरी को। ये समानता के सिद्धांत को स्थापित करने की एक कोशिश है। तो जहां टीओआर भविष्य की रूपरेखा तय करता है, वहीं कुछ मांगे ऐसी हैं जिनका असर कर्मचारियों की जेब पर तुरंत पड़ सकता है। इसमें सबसे ऊपर है 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की बात। लेकिन ये मांग तो लगभग हर वेतन आयोग से पहले उठती है। इस बार इसमें क्या अलग है? लेकिन आज के आर्थिक माहौल में इसका महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। मांग ये है कि जैसे ही महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर 50% के लेवल को छुए, उसे मूल वेतन में मिला दिया जाए। हाँ, उसे बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। अब इसका असर समझिए। ये सिर्फ एक बार मिलने वाली राहत नहीं है। जैसे ही ये मूल वेतन में जुड़ेगा, कर्मचारी का जो बेसिक पे है वो स्थायी रूप से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में मिलने वाले सारे भत्ते जैसे एचआरए या दूसरे अलाउंस, हाँ बिल्कुल, वो सब उस बढ़ी हुई बेसिक पे पर कैलकुलेट होंगे। ये तो एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। एग्जैक्टली। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी। कर्मचारियों के लिए ये भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम है। लेकिन हमें इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा। सरकार के लिए इसका मतलब है कि उनका स्थायी वेतन बिल, मतलब परमानेंट वेज बिल, एक झटके में काफी बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर देश के राजकोषीय घाटे पर पड़ सकता है और यही वो पॉइंट है जहां सरकार सबसे ज्यादा हिचकिचाएगी। क्योंकि इसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि अगले 10-20 सालों के पेंशन बिल पर भी पड़ेगा। और तत्काल राहत की बात करें तो एक और मांग है जो शायद पैसों से ज्यादा भावनाओं से जुड़ी है। कोविड के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर की मांग। ये मुद्दा अब तक शांत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये एक तरह से भरोसे का सवाल बन गया है। उनका तर्क सीधा है। जब देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था तो उन्होंने सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए अपनी बढ़त को छोड़ दिया। सही बात है। अब जब अर्थव्यवस्था न केवल पटरी पर लौट आई है बल्कि तेजी से बढ़ भी रही है, तो उस रोकी गई राशि को वापस क्यों नहीं किया जा रहा? ये मांग एक तरह से सरकार को उसके वादे की याद दिला रही है। मतलब ये सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं है बल्कि कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करने का प्रतीक भी है। बिल्कुल। इसी कड़ी में एक और मांग है जो सीधे तौर पर रिटायर्ड लोगों से जुड़ी है, कम्यूटेशन रिकवरी। ये थोड़ा तकनीकी है, इसे जरा आसान शब्दों में समझते हैं। जरूर। देखिए, रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने भविष्य की पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त मतलब लमसम में ले ले।
इसे कम्यूटेशन कहते हैं। ओके। सरकार ये एक मुश्त राशि तो दे देती है, लेकिन फिर इसे अगले 15 सालों तक उनकी मासिक पेंशन से थोड़ा थोड़ा करके काटती है। तो मांग ये है कि ये कटौती 15 साल तक न चले। बिल्कुल, मांग है कि इस वसूली को 15 साल के बजाय 11 साल में रोक दिया जाए। अब जरा सोचिए, एक 75 या 80 साल का पेंशन भोगी जिसके लिए हर रुपया मायने रखता है, उसकी पेंशन से 15 साल तक कटौती होती रहती है। संघों का तर्क है कि 11-12 साल में सरकार मूल राशि ब्याज समेत वसूल कर लेती है, तो फिर इसे 15 साल तक क्यों खींचा जाए? अगर ये मांग मान ली जाती है तो एक बुजुर्ग पेंशन भोगी को अपने जीवन के उस पड़ाव में 4 साल तक पूरी पेंशन मिलेगी जब शायद उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब तक हमने उन मांगों की बात की जो पैसों के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक भूचाल बन चुका है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी। ये सिर्फ एक और मांग नहीं लगती, ये तो उस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु लगता है। निसंदेह ये आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक मुद्दा है। मांग बहुत साफ है, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए। और इसमें सभी शामिल हैं, सिविलियन, रेलवे, डाक, रक्षा, सब। हाँ, सभी। इस मांग की जड़ को समझने के लिए हमें एनपीएस और ओपीएस के मूल अंतर को समझना होगा। और वो अंतर सिर्फ रिटर्न का नहीं है बल्कि जोखिम का है ना? है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी, मतलब आपको रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा ये पहले से तय था, आपके आखिरी वेतन का 50%। इसका सारा जोखिम सरकार उठाती थी। ठीक है। इसके ठीक उलट एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, मतलब आपका योगदान तो तय है, लेकिन आपको रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा ये पूरी तरह से शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यानी सारा का सारा जोखिम कर्मचारी उठा रहा है। एग्जैक्टली। यही वो बुनियादी बदलाव है जो असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है, एक गारंटी से संभावना की ओर शिफ्ट। कर्मचारी को लगता है कि 40 साल की सेवा के बाद भी उसे ये नहीं पता कि बुढ़ापे में उसे कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन एनपीएस को लाया ही क्यों गया था? इसके पीछे सरकार का क्या तर्क था? ये पेंशन का बोझ लगातार बढ़ रहा था और आने वाली पीढ़ियों के टैक्स पेयर्स पर इसका एक असहनीय भार पड़ने का अंदेशा था। एनपीएस लाकर सरकार ने इस दीर्घकालिक देनदारी को अपने बही खाते से हटाकर बाजार से जोड़ दिया। लेकिन जो उस समय एक आर्थिक समाधान लगा वो आज एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक सवाल बन गया है। और राजनीतिक इसलिए क्योंकि कई राज्य सरकारें तो वापस ओपीएस पर लौट भी चुकी हैं, भले ही केंद्र और आरबीआई इसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हों। बिल्कुल, और इसी ने इस मांग को और हवा दी है। जब कर्मचारी देखते हैं कि कुछ राज्यों में ओपीएस बहाल हो सकती है तो वे पूछते हैं कि केंद्र में क्यों नहीं। ये अब सिर्फ एक आर्थिक बहस नहीं रही, ये एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन चुका है। व्यवस्था से जुड़ी एक और मांग है जो काफी संवेदनशील है, अनुकंपा नियुक्ति। इसमें 5% की सीमा हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन मुझे ये समझना है कि ये 5% की सीमा लगाई ही क्यों गई थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य है कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को तत्काल वित्तीय सहारा देने के लिए किसी एक आश्रित को नौकरी दी जाए। 5% की जो सीलिंग लिमिट है उसे लगाने के पीछे शायद 2 मुख्य तर्क रहे होंगे। पहला, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी नौकरियों में भर्ती मुख्य रूप से खुली प्रतिस्पर्धा और मेरिट के आधार पर हो, और दूसरा शायद ये भी एक चिंता रही होगी कि बिना किसी सीमा के इसका दुरुपयोग न हो। और अब संघ इसे पूरी तरह से हटाने की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका तर्क मानवीय है। वे कहते हैं कि किसी परिवार की जरूरत को आप प्रतिशत में कैसे बांध सकते हैं? अगर 100 में से 6 परिवार ऐसे हैं जिन्हें सच में सहारे की जरूरत है, तो क्या छठे परिवार को ये कहकर मना कर दिया जाएगा कि 5% का कोटा पूरा हो गया? संघों का मानना है कि जरूरत और योग्यता के आधार पर हर जरूरतमंद मामले पर विचार होना चाहिए, उसे किसी कृत्रिम सीमा में नहीं बांधना चाहिए। तो इन सभी मांगों को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ एक मांग पत्र नहीं लगता, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति दिखती है। क्या ये सिर्फ एक शुरुआती बातचीत का प्रस्ताव है या एक बड़ी लड़ाई की तैयारी? ये निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी का ऐलान है।
ये सिर्फ एक पत्र नहीं है, ये कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से 24 नवंबर को जारी किए गए एक सर्कुलर का हिस्सा है। और उस सर्कुलर की भाषा बहुत कुछ कहती है। उसमें सिर्फ मांगे नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। साफ लिखा है कि अगर सरकार शीतकालीन सत्र में इन मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आगे की कार्रवाई के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार है। रोड मैप, इसका मतलब है कि ये सिर्फ दिल्ली में होने वाला कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। दस्तावेज में दिसंबर 2025 तक के लिए एक पूरे एक्शन प्लान का जिक्र है। ये दिखाता है कि ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। इसमें राज्यवार जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मतलब जमीनी स्तर पर लंबबंदी की पूरी तैयारी है। जी, सर्कुलर में एक तरह की हताशा भी झलकती है। उसमें कहा गया है कि बार बार पत्र लिखने और अनुरोध करने के बाद भी जब कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब जाकर ये कदम उठाया जा रहा है। ये अनुरोध के चरण से निकलकर दबाव के चरण में प्रवेश करने जैसा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ वित्तीय मांगों का मामला नहीं है। ये 8वें वेतन आयोग की दिशा तय करने, पेंशन के भविष्य को सुरक्षित करने और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बड़े और बुनियादी सवाल हैं। अब सारी नजरें शीतकालीन सत्र पर होंगी। और यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। जबकि सारी नजरें सरकार के जवाब पर हैं, असली सवाल ये भी हो सकता है कि आज के आर्थिक परिदृश्य में इस तरह का संगठित और देशव्यापी दबाव राजकोषीय नीति को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। खासकर जब हम पेंशन जैसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं की बात कर रहे हो, इसका असर देश के हर नागरिक पर पड़ेगा। किसी भी आंदोलन की सफलता केवल उसकी मांगों की वैधता पर नहीं, बल्कि उसके समय और उसके संगठन की ताकत पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल। और इस बार कर्मचारी संघ समय और संगठन दोनों को लेकर बहुत गंभीर दिख रहे हैं। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। हमारे श्रोताओं से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।